Hello everyone. Welcome to the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. I, Dr. Manali Kankar, working as Assistant Professor in the Department of ABST, welcomes you all to the Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya digital learning platform. Today I am here going to tell you about Goods and Services Tax, that is GST. At the end of the presentation, you will be able to know about the meaning of GST, that is Goods and Services Tax, the history of GST, the need for implementation of GST. Apart from that, you will also be able to know about some subsumed or merged taxes in the GST and some continued taxes also. Along with this, salient features of GST will be also known to you all. So let's start. Now, what is GST? We all know that is Goods and Services Tax. Taxes which is applied on the supply of goods and services or both. We all know that it is an indirect tax. But before knowing GST, we should know the meaning of tax. What is tax? We all know that it is an economic burden which is charged by the government and paid by the public to the government. The government use that money in providing the facilities to the public. टैक्स नॉर्मली पर्सन्स या प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है. दो तरह के टैक्सेस होते हैं, ये हम सब जानते हैं. ये बर्डन ऑफ टैक्स जो लेता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो बर्डन है टैक्स का, एक्चुअल बर्डन है टैक्स का, वो जिस पर्सन के ऊपर लगाया गया है उसी पर्सन के थ्रू भार वहन करा जाएगा. ऐसा जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है. जैसे कि इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जो होता है वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है उसी की इनकम के ऊपर चार्ज होता है. पहले बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वेल्थ टैक्स था, एस्टेट ड्यूटी था, गिफ्ट टैक्स था. करंटली मेन डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है. उसके अलावा दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स. वो जो टैक्स होता है उसका बर्डन किसी और टैक्स पेयर पर शिफ्ट हो जाता है और इसका एक्चुअल बर्डन जो होता है वो फाइनली अल्टीमेट कस्टमर्स के ऊपर ही आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के ऊपर ही आता है. सो दिस इज आवर इनडायरेक्ट टैक्स. ये जो टैक्स होता है ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर चार्ज होता है. जो करंटली जो मेन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कस्टम ड्यूटी. 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसके अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स आता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि मेन इनडायरेक्ट टैक्स होता है. बट 2017 1 जुलाई 2017 के बाद में जो मेन इनडायरेक्ट टैक्स है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी. नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चर, सेल्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है ऑन नेशनल लेवल. जीएसटी एक एब्रिविएशन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि प्रीवियस टैक्सेस जो थे उनको रिप्लेस करके और ये एक टैक्स बनाया गया है. प्रीवियस टैक्सेस जो थे वो सारे टैक्सेस आपको भी मैंने बताए थे. वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेस या सेल्स टैक्स हो गया, या सर्विस टैक्सेस हो गया. ये सारे जो टैक्सेस थे या प्रीवियस जो भी स्टेट और सेंट्रल टैक्स स्ट्रक्चर था उन सब की चीज़ों के रिप्लेसमेंट करके ये वाला जीएसटी का टैक्स मॉडल लाया गया है. ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है. आर्टिकल 366(12)A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, जीएसटी का जो टैक्स होता है, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों की सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है, एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन.
उसके अलावा सभी चीज़ों पर ये जो अल्कोहल वगैरह होता है उसके ऊपर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल होता है वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा सभी चीज़ों पर ये ऑलमोस्ट अप्लाई होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स जो कि चार्ज होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिशन जहाँ पर टैक्स हर स्टेज पर चार्ज होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल इट्स अल्टीमेट कंजम्पशन। और जो टैक्स प्रीवियसली पेड करा गया है प्रीवियसली स्टेजेस पर पेड करा गया दैट इज अलाउड एज क्रेडिटेड बाय द वे ऑफ कंजम्पशन। तो ये भी कह सकते हैं कि जो जीएसटी है दैट इज चार्ज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज और जो बर्डन है वो अल्टीमेटली जो फाइनली जो अल्टीमेट कस्टमर है उसी के थ्रू टैक्स का बर्डन बॉन्ड करा जाएगा, मतलब बाहर वहन करा जाएगा। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले जो टैक्स था वो फ्रांस के अंदर आया था। फ्रांस ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करा, सबसे पहले जो जीएसटी इंट्रोड्यूस करा था वो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा था इन 1954। उसके बाद में न्यूजीलैंड ने इम्प्लीमेंट करा था 86 के अंदर 1986 में। फिर कनाडा वगैरह के अंदर हुआ था। कनाडा में ये टैक्स जो मैन्युफैक्चरर का सेल्स टैक्स था वो रिप्लेस करा गया था जीएसटी से कनाडा के अंदर 1991 में। फिर सिंगापुर ने इम्प्लीमेंट करा था 94 ने। ऑस्ट्रेलिया ने फिर 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट करा था जो फेडरल होलसेल टैक्स था उसको रिप्लेस करके। और जीएसटी जो है फिर वो मलेशिया और बहुत सारी जगहों पर आया था। There are around 160 countries that have implemented GST या VAT in some form or other। कुछ कंट्रीज के अंदर वैट इज द सब्सिट्यूट ऑफ जीएसटी, लेकिन कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज होता है। कनाडा और ब्राज़ील ही दो ऐसे जगह हैं जो कि लाइक इंडिया जहाँ पर जीएसटी का डुअल जीएसटी मॉडल यूज़ में आ रहा है, अप्लाई किया गया है। इंडिया के अंदर जीएसटी बहुत सडन रेवोल्यूशन नहीं है और ना ही ये स्पीडी प्रोसेस है। ये बहुत सारे सालों की स्ट्रेटजी और स्टडी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो और स्टडी के बाद में अप्लाई हुआ है। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम जीएसटी सजेस्ट करा गया था, आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग जीएसटी जो था दैट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000। उसके बाद में बहुत सारे सालों तक 2004, 5, 6, 7 और बहुत सारे सालों तक ये प्रोसेस में चलता रहा और फाइनली इंडिया के अंदर ये 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट करा गया था। It was planned to introduce it from 1st April 2017 but government declared that GST bill जो था GST bill that will be applicable from 1st July 2017। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडियन मॉडल ऑफ जीएसटी और वैसे ही कुछ टैक्सेस सिमिलर टैक्सेस इन अदर कंट्री जो जिन्होंने डुअल मॉडल यूज़ में लिया है, डुअल मॉडल अप्लाई करा है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ सिंगल यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम जैसे कि ब्राज़ील, कनाडा और दे हैव डुअल जीएसटी सिस्टम जहाँ पर जीएसटी जो है वो दैट इज चार्ज बाय बोथ द फेडरल एंड द स्टेट और प्रोविंशियल जो भी गवर्नमेंट होती है वो। इंडिया के अंदर भी जीएसटी डुअल मॉडल ही प्रपोज करा गया था जहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम सीजीएसटी कहते हैं और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम एसजीएसटी कहते हैं वो चार्ज होता है ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अगर जीएसटी की रेट है 18% है इसका मतलब 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा बाय डिफॉल्ट। नाउ नीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
So there was a previously because of old indirect tax model, there were some shortcomings in indirect tax system और some weaknesses भी थी, बहुत सारे drawbacks थे. तो जैसे कि देयर वाज अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस चार्ज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, or as such taxes were not allowed to set off for the payment of other taxes that were being charged by the state government or central government. और क्योंकि सारे जो टैक्सेस थे वो प्रोडक्ट जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास पहुंचता था उसके पहले ही चार्ज हो जाते थे, इस वजह से कॉस्ट जो थी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती थी और जो बर्डन था वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास में ही आता था. और उसके अलावा वैरायटी ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेस थे कंट्री के अंदर, और जिसकी वजह से डिसिमिलर टैक्सेस प्रैक्टिसेस जो थी दैट डिवाइडेड द कंट्री इनटू सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर्स. तो ये भी एक नीड था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अप्लाई करने का. उसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस थे कंट्री के अंदर. मैन्युफैक्चर की स्टेज से लेकर के जो कंजम्पशन होता था वहाँ तक बहुत सारे सेवरल टैक्सेस थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज करे जाते थे. उन्हीं गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स और ये सब चार्ज होते थे. तो जो रेट था, वॉल्यूम ऑफ टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था और जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत हाई रेट्स के ऊपर उनको प्रोडक्ट्स मिलते थे. उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता था, कंपटीशन के अंदर प्रॉब्लम्स फेस होती थी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्यू टू मल्टीपल टैक्सेस और हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस जो होती थी. जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती थी. नेक्स्ट इज सम मर्ज टैक्सेस एंड कंटिन्यू टैक्सेस. कुछ टैक्सेस हैं जो कि मर्ज हो गए थे जीएसटी के अंदर और कुछ टैक्सेस हैं जो कि अभी कंटिन्यूड हैं जीएसटी में. तो सबसे पहले हम मर्ज टैक्सेस की बात करें. जब मर्ज टैक्सेस की बात करते हैं तो सेंट्रल टैक्सेस की हम पहले बात करते हैं. तो सेंट्रल टैक्सेस जो कि जीएसटी में मर्ज हो गए हैं वो हैं जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा सर्विसेज टैक्स या एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज होता है, या स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज था, या कोई एडिशन के अलावा कोई सेसेस और सरचार्जेस थे. कुछ ये जो प्रीवियस टैक्सेस हैं इनके ऊपर कोई सेस या सरचार्जेस वगैरह लगे थे, वो सब चीज़ें आती थी. स्टेट टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं वो है जैसे कि वैट या स्टेट टैक्स अगर होता है, या कोई सेल्स टैक्स हो गया, परचेज टैक्स है, एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्रॉय वगैरह अगर कुछ होती है तो वो आ गया, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स, ये सब चीज़ें या इनके ऊपर भी स्टेट का कोई सेस या चार्ज लगे हैं. ये सब चीज़ें मर्ज हो चुकी हैं टैक्सेस के अंदर, जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में. नाउ देयर आर सम टैक्सेस जो कि मर्ज नहीं हुए हैं, अभी भी कंटिन्यू हैं वो टैक्सेस में, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल्दो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, फिर भी कुछ टैक्सेस जो कि नहीं मर्ज हुए हैं वो ये हैं. सेंट्रल टैक्सेस जो कि नहीं मर्ज हुए हैं दोज आर लाइक बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, या टर्मिनल टैक्स हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस हो गया, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, या सेफगार्ड टैक्सेस, ऐसे कुछ टैक्सेस हैं. उसके अलावा स्टेट टैक्सेस की अगर बात करें जो कि मर्ज नहीं हुए हैं, अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं, वो हैं स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स, या सेल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई टैक्स हुआ, या रजिस्ट्रेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड के ऊपर कोई टैक्स हुआ, या मोटर व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स हुआ, रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर अगर कोई टैक्स हुआ. तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू हैं, चल रही हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर के अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है. उन गुड्स एंड सर्विसेज पर अभी भी पुराने टैक्सेस ही चल रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स जो उनमें से हैं वो हैं जैसे कि अल्कोहलिक कंजम्पशन है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लिक्योर है वो जीएसटी की बाउंड्री से बाहर रखा गया है, और उसका जो प्रोडक्शन है स्टेट एक्साइज और सेल सीएसटी या वैट
जो है वही चार्ज हो रहे हैं। पेट्रोलियम क्रूड या डीजल, पेट्रोल या नेचुरल गैस, ये सारे भी जीएसटी के अंडर नहीं आ रहे हैं। इनके ऊपर भी सीएसटी वैट ही अभी तक सेंट्रल एक्साइज हो रहा है, इनके ऊपर भी चार्ज हो रहा है। टबैको और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं आए हैं अभी तक, और अभी भी इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ही चार्ज हो रहा है। और ओपियम, इंडियन हेम्प या जो दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स हैं वो भी इसके अंदर नहीं आए हैं। स्टेट एक्साइज अभी भी इनके ऊपर चार्ज हो रही है। Now there are some salient features of goods and services tax. First is indirect tax. GST is an indirect tax. Goods and services जो है that is an indirect tax. ये पहले भी बताया गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन जो होता है दैट इज बॉर्न बाय द अल्टीमेट कस्टमर। हालांकि जो इंटरमीडिएटरी जो ट्रेडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो जीएसटी नहीं पे करते हैं, लेकिन वो परचेजर जो होता है उनसे रियलाइज कर लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग द बर्डन टू डैम। नेक्स्ट इज इट इज चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है दैट इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस इट इज एग्जम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब कि जो अल्कोहलिक लिक्योर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो क्योंकि स्कोप ऑफ जीएसटी के बाहर रखा गया है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बाकी ऐसा कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उनके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट इज इट इज चार्ज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन। ये जो टैक्स है ये चार्ज होता है ओनली ऑन द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट बाय ईच ट्रेडर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। एक ट्रेडर है, उसने गुड्स अगर सपोज 10,000 के परचेज करे हैं और उसने जीएसटी जो है वो 18% से दिया है, तो ट्रेडर जो है वो 1800 का इंक्लूड नहीं करेगा टैक्स उसके जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसके अंदर। ट्रेडर को जो खर्चा आएगा वो 2,000 रुपये का है गुड्स का। आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट ऑफ 500 उसने मार्केट के अंदर उस गुड्स को 12,500 में बेच दिया। जो ट्रेडर जो जीएसटी चार्ज करेगा वो 18% पर करेगा कस्टमर से, और फाइनली वो कितना रियलाइज करेगा 12,500 का 18% 2,250 रुपये एज अ जीएसटी वो उनसे रियलाइज कर लेगा। अब 2,250 जो उसने एज अ जीएसटी रियलाइज करा है उसमें से वो जो ट्रेडर है वो जो उसने 1,800 रुपये पहले जीएसटी का पेमेंट करा था वो डिडक्ट कर देगा और जो बैलेंस है उसको वो डिपॉजिट कर देगा। मतलब बैलेंस कितना हुआ 450 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो उसको गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट कर देगा, जो कि एक्चुअली टैक्स है ऑन द वैल्यू एडिशन जो कि ट्रेडर ने बनाया था। तो जीएसटी के अंदर कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, दैट इज टैक्स has not been charged on tax of 1,800 that is paid by the trader। ये आपको शायद एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडिशन पर किस तरह से चार्ज होता है। नेक्स्ट देयर आर सम मोर salient features which is destination based tax। it is a destination based tax on consumption। अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक जगह पर और जो उसका कंजम्पशन है वो उसी स्टेट में होगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो उस पर्टिकुलर स्टेट की है उसके पास राइट है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे। लेकिन अगर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की जो जगह है वो और कंजम्पशन ऑफ गुड्स की जगह वो दोनों अलग अलग स्टेट में है, नेचुरली ये क्वेश्चन अराइज होगा कि गवर्नमेंट कौन सी वाली गवर्नमेंट कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है उसको राइट है टैक्स कलेक्ट करने का। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि जीएसटी है दैट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो इसका मतलब कि ये है कि जो कलेक्शन करने का टैक्स को कलेक्ट करने का जो राइट है वो उस स्टेट के पास में है जहाँ पर एट लास्ट फाइनली वो गुड्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं
और वो गुड्स जहाँ पर सप्लाई करे गए हैं। मतलब एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कुछ गुड्स जो हैं जो कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जो गुड्स हैं वो केरला भेजे जा रहे हैं और वहाँ पर ही कंज्यूम हो रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। तो जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है उन गुड्स का या प्लेस ऑफ सप्लाई है उन गुड्स की, वो सारी केरला होगी, केरला स्टेट होगी। और जो राइट है जीएसटी कलेक्ट करने का वो केरला की गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली केरला के अंदर कंजम्पशन हो रहा है उन गुड्स का। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई। ऑल द इंपोर्ट्स शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। जो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, एज वी नो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। उसी तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं वो भी एज अ इंटर स्टेट सप्लाई ही कंसीडर करी जाएगी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST जो होता है वो ही पेबल होगा। Basic custom duties as well as integrated goods and services tax shall be applicable there. Next is one tax. हम सब लोगों ने सुना है this is a one tax one nation. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि इंडिया के अंदर चार्ज होते थे, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बहुत सारे। अब ज़्यादातर जो टैक्सेस हैं वो सब GST के अंदर मर्ज हो चुके हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज डुअल GST मॉडल। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने सिंगल मॉडल ऑफ GST ही अडॉप्ट करा है आउट ऑफ 2 मॉडल्स ऑफ GST। उन 2 मॉडल्स में से वन मॉडल इज वेयरइन द GST इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, और दूसरा मॉडल है दैट इज अ डुअल GST मॉडल जहां पर टैक्स चार्ज होता है बोथ बाय द सेंट्रल एंड द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया ने डुअल GST मॉडल अडॉप्ट करा है और मैं पहले ही बता चुकी हूँ इंडिया के अलावा कनाडा और ब्राज़ील ने भी डुअल GST मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई करी गई हैं सेम स्टेट के अंदर, तो जो टैक्स चार्ज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, विच विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल CGST, जो कि CGST सेंट्रल GST जो कि CGST कहलाता है, और जो टैक्स कलेक्ट होगा वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के थ्रू होगा, जो कि CGST या UTGST भी कहा जाएगा। Next is input tax credit. Benefit of input tax credit जो है that is available only to the registered persons. हर रजिस्टर्ड पर्सन है वो रियलाइज कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है CGST, SGST, IGST जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय हिम, मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। उसी तरह से जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो हिमसेल्फ रिसीव्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी CGST, SGST, IGST जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो पेमेंट करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल मीनिंग होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही शैल डिडक्ट द टैक्स पेड बाय हिम फ्रॉम द टैक्स कलेक्टेड बाय हिम, और जो बैलेंस अमाउंट है दैट ही हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये जो एक्ट है ये प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वन टैक्स एंड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अदर टैक्स जो है वो भी इंक्लूड करता है, इस एक्ट के अंदर वो भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज एग्जम्पशंस फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। There are the exemption from registration to persons who are doing business on small scale. Generally, हर person जो होता है he is engaged in supply of taxable goods and is actually liable to get himself registered under this act. लेकिन जो provisions है एक्ट के वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी का gross turnover जो है during the financial year वो
40 lakh, 20 lakh, 10 lakh, whichever is applicable to the relevant state. अगर उससे ज़्यादा नहीं होता है तो he shall not be liable for registration. Next is limited tax rates. As we all know, GST Council has prescribed 4 tax rates for us, जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है जो 18% है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ पे उन पे 12% है, एसेंशियल गुड्स पर 5% है, और जो लग्जरी गुड्स या डीमेरिट्स हैं उन पर 28% प्लस सेस है. जो रेट्स जो मैंने बताई हैं दैट आर द कंबाइंड रेट्स फॉर CGST और SGST, जिसमें 50% CGST का होता है, SGST का होता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज. GST काउंसिल ने कुछ अलग रेट जैसे कि 0%, 0.25%, 3% भी कुछ केसेस के अंदर बताई हैं अपार्ट फ्रॉम द 4 रेट्स दैट आई हैव मेंशन्ड. इंट्रा सप्लाई पर मैक्सिमम रेट ऑफ GST दैट कैन बी अप टू 40%, जिसमें से 50% जो है वो CGST होगा, 50% SGST होगा. इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ IGST में भी 40%. Next is zero rated supply. Exports have to be treated as zero rated supply. That should be treated as zero rated supply. मतलब कि ये कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्टर विल गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. दे विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ रिफंड. नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट. इस एक्ट के अंदर हर रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है ही इज़ लाइबल टू डिटरमाइन हिज ओन टैक्स लाइबिलिटी. वो अपनी खुद की टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, और तभी अपनी प्रेस्क्राइब्ड रिटर्न्स वगैरह जो होती है उसको फर्निश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है डेट आर चार्ज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है दैट इज चार्ज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज कंपोजिशन स्कीम. There is an option of adoption of composition scheme to the persons who are not having excess aggregate turnover than the prescribed limit which has been prescribed accordingly. ऐसे जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जिनका ग्रॉस टर्नओवर होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो अगर प्रेस्क्राइब लिमिट पर नहीं होता तो उनको कंपोजिशन स्कीम के अंडर वो आते हैं. मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है दैट डज नॉट एक्सीड ₹1.5 करोड़, बट इन द स्पेशल कैटेगरी दैट इज 75 लाख जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिला है. दे हैव द ऑप्शन फॉर अडॉप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2021. जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. So these all were the salient features of goods and services tax. I hope आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी. आप लोग को GST का मीनिंग, GST की बैकग्राउंड, उसके नीड, उसका फीचर्स वगैरह सब चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू.